Hello everyone, welcome back to another video of chemistry. This is Pooja Negi and today we are going to start with second chapter, that is chemical changes and reaction. Let's start the chapter. So, what do you understand by chemical change? आप chemical change से क्या समझते हो? Any change after which a new substance is formed is known as chemical change. कोई भी change जिसके बाद आपका एक नया substance बनता है with new property, original substance और जो सब्सटेंस आपका चेंज के बाद बना है दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज. आफ्टर केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर. आफ्टर बर्निंग ऑफ पेपर एश आर फॉर्म्ड. The property of ash and paper is completely different. Cooking of food, rusting of iron, these are the example of chemical change. After all these changes, you can observe that the property of new substance is completely different from the original substance. Now, what do you understand by chemical reaction? क्या होता है chemical reaction? Chemical change एक पूरा process है. पूरे process के बाद substance बना, उसको हमने बोला chemical change. अब जो ये केमिकल चेंज का जो मैकेनिज्म है, कैसे केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटायर केमिकल चेंज. जो भी आपका केमिकल चेंज हुआ वो केमिकल चेंज कैसे हुआ है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इट इज नोन एज केमिकल चेंज. आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यू कैन सी इन योर स्क्रीन. तो जो ये बर्निंग है कैसे हुआ है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. जो भी केमिकल चेंज है उसका जो पूरा मैकेनिज्म है, कैसे वो केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द कंडीशन व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. कि किसी भी केमिकल चेंज के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती. फर्स्ट इज physical contact. The close physical contact or mixing is important for chemical reaction. For example, हमने कोई दो सॉलिड लिए, अगर उन दोनों को दूर दूर रखेंगे, इतना डिस्टेंस पर रखेंगे, तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर हम उन्हें मिक्स करेंगे, उनको बिल्कुल एक दूसरे के पास लेके आएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो आपका केमिकल रिएक्शन होगा. सो close physical contact is very important for chemical reaction. For example, when solid lead nitrate come in contact with solid potassium iodide, it form पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. जब इन दोनों के सॉलिड फॉर्म को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तब आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. सेकेंड इज सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपनी सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते. अगर आप उनको सॉलिड फॉर्म में मिक्स करोगे, देयर विल बी नो प्रोडक्ट. बट अगर आपने उनका सॉल्यूशन फॉर्म किया पानी के साथ में, फिर मिक्स किया, तो आपका रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है. अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. जो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ये सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं. जब हम इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, इन्हें पानी में मिक्स करके इनका सॉल्यूशन बना के सेपरेटली देन इनको मिक्स करते हैं, तब ये रिएक्शन करके आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, हीट एंड लाइट. फॉर सम रिएक्शन हीट एंड लाइट इज रिक्वायर्ड. कुछ रिएक्शन होते हैं जो बिना हीट और लाइट के नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन होगा. और अगर हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ब्रेक डाउन होता है. तो क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो केवल हीट या केवल लाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रही है, कुछ रिएक्शन आपकी मिक्स करने पर हो रही है. नेक्स्ट कंडीशन इज इलेक्ट्रिसिटी. कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोडियम क्लोराइड के लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की. जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो ये आपका सोडियम और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो गया. अनदर एग्जाम्पल इज वाटर. अगर आप पानी लो, पानी में आप सिंपली पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो तो वो आपका H2 और O2 में ब्रेक डाउन होता है. बहुत ज्यादा आपने घर पर देखा होगा, जब आप इमर्जन रॉड को डिप करते हो पानी में तो उसमें बबल्स निकलते हैं. तो जो बबल्स निकलते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल आपका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस में. नेक्स्ट कंडीशन इज कैटलिस्ट. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके लिए कैटलिस्ट बहुत जरूरी होता है. अब कैटलिस्ट होते क्या है,
कैटलिस्ट आर लाइक मोटिवेटर, जैसे हमारी लाइफ में होते हैं कुछ मोटिवेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन में दो टाइप से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके एग्जाम में बहुत बुरे मार्क्स आए, घर में डांट पड़ी, आपको गिल्टी फील हुआ, उस डांट पड़ने से आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए। दैट इज वन थिंग कि आप पॉजिटिवली मोटिवेट हुए और आपने अच्छा स्कोर किया। वन मोर थिंग कि आपने बहुत पढ़ाई किया था लेकिन स्टिल आपके नंबर अच्छे नहीं आए, आप डिमोटिवेट हो गए, आपने छोड़ दिया कि नहीं पढ़ना, मुझे इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सो कैटेलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे, नेगेटिव स्पीड को घटाएंगे। पॉजिटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन को आसानी से होने में हेल्प करेंगे, नेगेटिव वाले रिएक्शन को होने में प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि कोई रिएक्शन बहुत अच्छे से स्मूथली हो या रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करो तो आप उसके लिए पॉजिटिव कैटेलिस्ट यूज करोगे। अगर आपको चाहिए कि रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो आप वहां पर नेगेटिव कैटेलिस्ट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है वाटर और ऑक्सीजन गैस में। सो दिस MnO2 हेल्प इन प्रोसीजर ऑफ दिस रिएक्शन। बिना MnO2 की ये रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर H2O और O2 गैस फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशन इज प्रेशर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। द जनरल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, जो हमारा जनरल प्रेशर है दैट इज 1 atm। बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको मोर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना प्रेशर के वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये फॉर्म करते हैं अमोनिया, बट अंडर हाई प्रेशर दैट इज अप्रॉक्स 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM इंडिकेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम उसे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रखते हैं तभी आपका क्या बनता है, अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनिया गैस फॉर्म होती है। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। किसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन? जो हमने केमिकल चेंज पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा, उसी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड और सिंबल के फॉर्म में लिखें। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब पूरा स्टेटमेंट हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है। टू सेव टाइम हम एक केमिकल चेंज को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, सो वी कैन राइट H2 plus O2 gives H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सो H2 plus O2 gives H2O। इसके अलावा हम रिएक्शन को कुछ सिंबल्स यूज करके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट देयर फिजिकल स्टेट, हम उनके फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर गैस वी कैन राइट G, फॉर लिक्विड वी कैन राइट L, फॉर सॉलिड वी कैन राइट स्मॉल s, एंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन वी कैन राइट AQ। एक्वस मतलब सॉल्यूशन इन वाटर। जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके यूज करते हैं दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा हम कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं। हम एक अपवर्ड्स एरो यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है प्रोडक्ट में तो हम उसके लिए अपवर्ड्स एरो यूज कर सकते हैं। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम डाउनवर्ड्स एरो यूज कर सकते हैं। अगर हमने रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज किया है तो एरो के ऊपर हम कैटलिस्ट को लिख सकते हैं। अगर हमने हीट यूज किया तो एरो के ऊपर हम हीट का सिंबल बना सकते हैं। So these are the things which can make our reaction more informative. Now we'll discuss some characteristic of a chemical reaction. For a chemical reaction, what are the basic characteristics? क्या देखकर आप बता सकते हो कि ये chemical change है? First is evolution of gas. अगर दो चीजों को आपने मिक्स किया, दो चीजों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए और उसके बाद गैस इवॉल्व होती है, कोई थर्ड गैस रिलीज हो रहा है, इट मींस दैट इज अ केमिकल चेंज। अगर आपने दो चीजों को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, मिक्स किया और वहां पर कोई गैस रिलीज हो गई अचानक से, इट मींस दिस इज अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिंक ग्रेन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर डालोगे, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला तो वो रिएक्शन करने के बाद एक कलरलेस गैस निकलती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन इज जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 एंड H2। आप कैसे बताओगे वो गैस H2 है, हाइड्रोजन है? जब आप उसके पास, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में लिया H2SO4, उसमें जिंक डाला, गैस निकल रही है, आपको गैस फील हुई, ठीक है,
उस गैस के पास आप एक बर्निंग मैस्टिक या आप कोई कैंडल लेके गए, इट विल बर्न विथ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड की आवाज आएगी, एंड दैट इज नोन एज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। इससे कंफर्म होगा कि आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। अगर आपको किसी भी चीज को मिक्स करने के बाद, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने के बाद आपको दिख रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन नेल को कुछ देर के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हो, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, अगर आप उसमें आयरन नेल को डिप करके रखते हो तो कुछ टाइम के बाद जो उसका ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होगा, वो लाइट ग्रीन हो जाएगा और आपका ये बनाएगा आयरन सल्फेट, और साथ में ब्राउन कलर का कॉपर आपको अलग से नीचे ब्राउन कलर की लेयर दिखने लग जाएगी, दैट इज कॉपर। सो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। अगर आपको किसी भी चेंज में देखिए कि फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कैंडल या फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंट स्नो। कैंडल बर्न करना इज केमिकल चेंज, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बट वहां पर वो क्या रहा है, सॉलिड से आपका गैसियस फॉर्म हो रही है और ऐश फॉर्म हो रहा है, सॉलिड भी फॉर्म हो रहा है, आपका वाटर वेपर भी फॉर्म हो रही है। सोडियम पॉलीएक्रिलेट, ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है जिसमें अगर हम पानी ऐड करते हैं तो पानी ऐड करने पर इससे एक फ्लफी सब्सटेंस बनता है जो ठंडा होता है, दैट इज नोन एज इंस्टेंट स्नो। सो इंस्टेंट स्नो बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सॉलिड सब्सटेंस यूज किया और एक लिक्विड सब्सटेंस यूज किया। उस समय क्या मिला, एक सॉलिड सब्सटेंस मिला जो ठंडा होता है बिल्कुल। सो दैट इज ऑल्सो चेंज इन स्टेट। उसके अलावा जब हम गैसियस हाइड्रोजन को गैसियस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, हमें लिक्विड मिलता है, वाटर फॉर्म होता है, H2+O2 गिव्स वाटर। सो अगेन गैस से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, चेंज इन स्टेट। सो चेंज इन स्टेट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जब भी किसी केमिकल चेंज के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो डिसॉल्व नहीं होता लिक्विड में, सॉल्यूशन में, और नीचे रह जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो बेरियम सल्फेट बनता है व्हाइट कलर का जो नीचे रह जाता है बॉटम पर। सो दैट इज द पीपीटी, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीटी, और साथ में HCl निकलता है। सो पीपीटी अगर आपका कोई सब्सटेंस नीचे रह जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्यूशन में, दैट इज प्रेसिपिटेट। और अगर दो सब्सटेंस को मिक्स करने पर एक नया सब्सटेंस बना जो आपको नीचे मिल जाता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। नाउ विल डिस्कस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप से होती है? सो फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, इट मींस वी आर कंबाइनिंग टू सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, हम दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब भी दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिंथेसिस? सिंथेसिस इज प्रोडक्शन। जब दो सब्सटेंस मिल रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक सब्सटेंस A, दूसरा B, A combined with B to form a new substance AB। तो A और B दो सब्सटेंस से कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, Na+Cl2, हमने सोडियम और क्लोरीन को मिक्स किया, इससे क्या बना, NaCl बना। सो दो सब्सटेंस कंबाइन हुए, एक बना, सो कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। वन मोर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। दो सब्सटेंस कंबाइन हुए, एक नया सब्सटेंस बना। वन मोर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाया, सो सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अगेन दो सब्सटेंस मिलके आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। एस CO2 इज गैस, इसलिए हमने अपवर्ड एरो यूज किया, साथ में हीट रिलीज होती है इसलिए हमने हीट भी लिखा है। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। From the name decomposition, decompose होना, it means break down into its constituent or different part. So when
a single reactant will split up into its constituent or its parts is known as decomposition reaction. जब भी आपका कोई सिंगल रिएक्टेंट अपने पार्ट्स में या कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें ऑलवेज एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो स्प्लिट अप होगा 2 और 3 पार्ट्स में, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था ए बी स्प्लिट अप हुआ ए और बी में, सो ए बी is decomposed into A and B, that is known as decomposition reaction. For example, हमारे पास H2O है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, सो दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड oxygen. Decomposition reaction is further classified into 3 categories. First is thermal decomposition. If decomposition is done on application of heat, अगर decomposition heat apply करने पर हो रही, किसी चीज पर हमने heat apply किया और वो split up हो गया अपने constituent में, that means that reaction is known as thermal decomposition. Thermal का मतलब ही जो therm word है उसी का मतलब होता है heat. So thermal decomposition मतलब breakdown of substance on application of heat. अगर decomposition इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर स्प्लिट अप हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इट मींस दैट रिएक्शन इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन इज if any substance break down on application of light, अगर लाइट के एप्लीकेशन पर कोई सब्सटेंस स्प्लिट अप हो रहा है, दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद थर्मल डिकम्पोजिशन. सो द टर्म थर्म मीन्स हीट. जब भी कोई सब्सटेंस हीट अप्लाई करने पर डिकम्पोज हो, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल HGO, जब हम HGO को हीट करते हैं, ये आपका ब्रेकडाउन होता है मरकरी और ऑक्सीजन में. CaCO3, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते हैं, ये ब्रेकडाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस आपका रिलीज होता है. सो दैट इज डिकम्पोजिशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. कि हीट अप्लाई करने पर कोई सब्सटेंस आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर split up हो, decompose हो, that is known as electric decomposition. This is also known as electrolysis. जब भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड NaCl. जब हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आपका सोडियम और क्लोरीन में स्प्लिट अप होता है. वाटर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर आपका H2 और O2 में स्प्लिट अप हो जाता है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस. ये क्या होता है, व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोज होता है, दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये आपका डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस निकालता है. सिल्वर ब्रोमाइड, जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये आपका सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता है. जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, जो इसकी फोटो रिएक्शन है, इसी को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है. यही प्रिंसिपल आपका द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर bromide. Now, in the decomposition reaction, the substance can split up into 2 elements, 1 element and 1 compound, and both compound also. यहाँ पर आपका कोई भी सब्सटेंस सिंगल 2 एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो सकता है, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड में, या दोनों ही आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया HGO. जब इसको स्प्लिट अप करते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट तो ये बनाता है आपका Hg और O2. दोनों ही क्या है, आपके एलिमेंट है. सेम वाटर को स्प्लिट करने पर H2O2 दोनों ही एलिमेंट है. अगर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये आपका बनाता है KNO2, दैट इज कंपाउंड, और सेकंड आपका O2, दैट इज एलिमेंट. तो एक कंपाउंड एक एलिमेंट. कैल्शियम कार्बोनेट में आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज अ कंपाउंड
एंड CO2 इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। तो आपका CO2 एंड CaO कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बोथ आर कंपाउंड। तो आपका स्प्लिट कंपाउंड में भी हो सकता है, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड और दोनों ही आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं। Am I clear? Now we'll discuss some thermal decomposition reaction. Let's discuss how metal nitrate, metal carbonate and metal hydroxide decomposes. This is the list of metal on the basis of their reactivity. This is the decreasing order of reactivity of metal, how their nitrate, carbonate and hydroxide decomposes. So start with sodium and potassium. Sodium and potassium are highly reactive metal. So when their metal nitrate decompose, they will decompose to metal nitride and oxygen gas. For example, sodium nitrate, it decomposes to form sodium nitride and oxygen gas. In case of carbonate and hydroxide, they do not decompose. There is no decomposition reaction for potassium carbonate and potassium hydroxide. Same for sodium carbonate and sodium hydroxide. They do not undergo any decomposition reaction. Now come to the medium reactive metal, that is calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead and copper. How their nitrate decompose? If I'm talking about any metal nitrate of this series, they will form metal oxide, nitrogen or dioxide and oxygen. For example, मैग्नीशियम नाइट्रेट, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैग्नीशियम नाइट्रेट आपका स्प्लिट अप होगा, ब्रेकडाउन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की, जो भी आपके मीडियमली रिएक्टिव मेटल है, इनके कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं। अगेन एग्जाम्पल लिया हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अगर हम बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप स्प्लिट अप करोगे, डिकम्पोज करोगे, दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल की, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड, तो जो आपका मेटल नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का जो नाइट्रेट होगा, ये बनाएगा मेटल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में आपका ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन इट विल फॉर्म सिल्वर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल के कार्बोनेट्स की, तो ये ब्रेकडाउन होने पर आपका बनाते हैं मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कार्बोनेट, ये स्प्लिट अप होके बनाएगा सिल्वर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर हम बात करते हैं इनके हाइड्रोक्साइड्स की, तो ये बनाते हैं मेटल, ऑक्सीजन एंड वाटर, और जनरली थोड़ा विग्रस कंडीशन में ही ये आपके फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये बना रहा है आपका सिल्वर, ऑक्सीजन एंड water molecule. So this is how different metals decompose, how their nitrate, carbonate and hydroxide decompose. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रही कोई चीज। सो व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन a reactive metal displace less reactive metal from its compound, that is known as displacement reaction. For example, अगर आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक मेटल का कंपाउंड है, वो मेटल कम रिएक्टिव है, कम स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा एक और मेटल है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने क्या किया, उस मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करके उसके कंपाउंड को अपने साथ ले गया, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज लाइक अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल में सपोज दैट एक प्लेयर है, वो बॉल को लेके भाग रहा है, ठीक है, बट दैट प्लेयर इज लिटिल वीक, उससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर आया तो वो क्या करेगा, उससे बॉल को छीन के और खुद गोल कर देगा। तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल से उसका कंपाउंड छीन लेती है और उसके साथ खुद बॉन्ड बना लेती है और उस मेटल को अलग कर देती है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा हमारे पास मेटल है C मेटल आएगा और AB वाले में से आपका A को छीन लेगा, और जो B मेटल है दैट इज लेस रिएक्टिव देन C, तो B आपका अलग हो गया, इसने बनाया AC कंपाउंड और साथ में आपका B मेटल अलग हो गया, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होती है। फॉर एग्जाम्पल
आयरन को जब हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इसका कलर होता है ब्लू। ये जब कुछ टाइम के बाद इसका कलर फेड हो जाता है। कलर फेड होने का रीजन है आयरन ने कॉपर को सल्फेट के साथ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया और खुद फॉर्म कर दिया आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका साइड हो गया, ब्राउन कलर का कॉपर की डिपॉजिट बन जाता है। तो रीजन इज कि आपका आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन में कौन स्ट्रॉन्ग है? इसके लिए आपको लर्न करना है रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल एक्टिविटी सीरीज। So this is reactivity series in which metal are arranged in their decreasing order of reactivity. यहाँ पर मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर आपने ये सीरीज याद कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। इसका मतलब अगर कॉपर आपका नीचे है, आयरन ऊपर है, तो इजीली आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। बट एज कॉपर लाई इन द बिलो, तो कॉपर आपका आयरन को, जिंक को, एल्यूमिनियम को, मैग्नीशियम को, इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कम स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कम स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो कई बार हम इस सीरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक रख सकते हैं साथ में। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, फिर है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक इस लाइन को याद रखना है। अब इन वर्ड्स को आपको अपने एलिमेंट से कोरिलेट करना है। कटरीना स्टैंड फॉर के पोटेशियम, ने स्टैंड फॉर Na सोडियम, कार स्टैंड फॉर Ca कैल्शियम, मांगी स्टैंड फॉर Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो स्टैंड फॉर Al एल्यूमिनियम, जेन स्टैंड फॉर जिंक, फेरारी स्टैंड फॉर Fe आयरन, फिर स्टैंड फॉर Pb लेड, है स्टैंड फॉर H हाइड्रोजन, Q स्टैंड फॉर कॉपर, Q को आप कॉपर से रिलेट करो, Cu मिली मरकरी, सो Hg, सिल्वर डायरेक्ट है आपका Ag, और ऑडी आप Au से रिलेट कर सकते हो, दैट इज गोल्ड। So this is the trick how you can memorize this activity series during the examination, and on the basis of this you can easily solve the question. These are some examples. Zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus Cu। तो कैसे ये रिएक्शंस हो रही है अब आपको रीजन मिल जाएगा। अगर एग्जाम में गलत सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है जिंक सल्फेट प्लस Cu गिव्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है तो आपको लिखना है नो रिएक्शन। द आंसर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि आपका कॉपर है, इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट रिप्लेस दैट जिंक। ये आपको उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो दैट रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट to solve the displacement reaction. Next is double displacement reaction. अब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, बट दो बार डिस्प्लेसमेंट है। Actually in this reaction generally in the two compound their ions interchange और displace each other। जो आपके दो कंपाउंड है उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और इससे आपके न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है AB, दूसरा है CD, तो AB में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, CD में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो AB का एक कंपाउंड CD वाले को डिस्प्लेस, CD में से एक को डिस्प्लेस कर देगा और सेम वहां का भी एक AB वाले से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा AC और BD। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड NaCl, दो अलग अलग कंपाउंड है, इनके पास दो आयन है, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। तो सिल्वर ने क्या किया, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया और जो आपका नाइट्रेट है इसने सोडियम को डिस्प्लेस किया। तो इससे क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करवाएं HCl और NaOH के बीच में, तो हमें मिलता है NaCl और H2O। Now we know that HCl is a acid, NaOH is a base, और साथ में आपका प्रोडक्ट में क्या बना, NaCl दैट इज सॉल्ट और वाटर। तो एसिड और बेस ने क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर, बट यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है। सो द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए,
एक आपका अनडिजॉल्व सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, सो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट को जब हम आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर हमें मिलता है लेड आयोडाइड येलो कलर का और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। पर जो लेड आयोडाइड है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है एज अ प्रेसिपिटेट, सो दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, बट दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now reaction are further classified as exothermic and endothermic reaction. एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक दोनों में थर्म यूज वर्ड हो रहा है, THERM। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, थर्म मतलब हीट। जब भी थर्म वर्ड यूज होगा इट मीन्स हम हीट की बात कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, निकल रहा है। जिस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन आपका हीट निकल गया, आपने गर्म नहीं किया, आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया और हीट रिलीज हो गई, इट मीन्स दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की हीट एग्जिट हो रहा है। कोई रिएक्शन है जो आपका बिना हीट दिए होती नहीं, आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया, कुछ नहीं होगा, आपको उसे हीट अप करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन in which heat is required are known as endothermic reaction, and the reactions in which heat is released are known as exothermic reaction. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट और थर्मिक मतलब हीट। जब हीट एग्जिट होगी किसी रिएक्शन में, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक। एंडो मतलब टेक इन, थर्म मतलब हीट। सो ऐसे आप याद कर सकते हो। अदरवाइज एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक जिसमें आप हीट एब्जॉर्ब करोगे, दैट इज एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2, H2O और साथ में एनर्जी बनती है। इन आवर बॉडी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, CO2 बनाता है, वाटर साथ में 38 मॉलिक्यूल ऑफ आपके ATP बनते हैं, सो दैट इज एनर्जी। तो इस रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया, दैट इज क्विक लाइम। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हो तो आपके बबल्स निकलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में आपके बबल्स निकलते हैं, दैट इज हीट रिलीज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेनेवर यू विल ऐड वाटर टू क्विक लाइम, आपका स्लिक लाइम बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट बिना हीट दिए ब्रेक डाउन नहीं होता। सो टू ब्रेक डाउन कैल्शियम कार्बोनेट आपको उसे हीट अप करना पड़ेगा, इट विल स्प्लिट अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, so that is endothermic reaction. To proceed this reaction, heat is required, so this one is endothermic reaction. Reaction are further classified as reversible and irreversible reaction. Basically, irreversible are those reaction in which you cannot convert product back to the reactant. In some reaction, we can easily convert reactant to product and product to reactant. Those reaction are known as reversible reaction. So irreversible, जहां पर आप एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया, वापस से उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इरिवर्सिबल, आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो, एंड रिवर्सिबल, आप रिएक्शन को इजीली रिवर्स कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. If there is any doubt, let me know in the comments. Thank you.